हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जेआर। जैसा कि हम लोग क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जो कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है उसको पढ़ रहे थे। उसके हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं एंड ये हमारा 3rd लेक्चर है। इसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने क्लास 9th में सुना है, ये क्लास 11th में भी आपको सुनने को मिलेगा और जब आगे आप पढ़ोगे तो ये लॉज आपको हमेशा काम आएंगे। जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी तो वो कुछ लॉज को फॉलो करेगी और हम लोग इसी लॉज को आज पढ़ेंगे। न्यूटन ने बेसिकली 3 लॉज दिए थे जिसको कि हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसके नाम से जानते हैं। सर आइजैक न्यूटन का नाम फिजिक्स की दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है। इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन ये 2 ऐसे लॉ दिए हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जब आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ोगे तो पूरी फिजिक्स इससे कहीं ना कहीं खुद को रिलेट करती है। नाउ हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर आपको डेफिनेशन समझाऊंगी। अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed until or unless it is compelled by an external force to change it a state of rest or of uniform motion. So ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन है। नाउ ये कहना क्या चाहता है? यहाँ पर अगर कोई बॉडी रखी हुई है, लेट्स से ये एक सरफेस है और यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, तो ये बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। और अगर ये बॉडी मोशन में है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक इसके ऊपर से कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। लेट्स से आप साइकिल चला रहे हो और आप साइकिल को कंटिन्यू पैडल कर रहे हो, तो वो साइकिल एक स्पीड में मूव करेगी। तो जब वो एक यूनिफॉर्म मोशन को अटेन कर लेगी तब आप पैडलिंग करना छोड़ भी दोगे, तब भी साइकिल अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगी और वो पैडल ना करने के बावजूद भी आगे बढ़ती जाएगी। हमारा जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ये बिल्कुल यही कहता है कि अगर आपके पास कोई भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें यही सिखाता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो अपने आप अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। जैसे कि ये अगर रेस्ट में, तो ये बॉडी अपने आप मोशन में कभी नहीं आएगी। ये अगर आप 100 साल छोड़ दो, 200 साल छोड़ दो या फिर हजारों साल इसको छोड़ दो, तब भी ये बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। कब तक ये रेस्ट में रहेगी? जब तक आप इसके ऊपर फोर्स ना अप्लाई करो। या फिर ये साइकिल वाला जो कॉन्सेप्ट था, अगर आप एक ऑब्जेक्ट लो और उसको बिल्कुल ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम में डाल दो जहां की फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल 0 और दूसरा एयर रेसिस्टेंस बिल्कुल 0 हो। अगर आप ऐसा सिस्टम तैयार कर लेते हो तो अगर आप उस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में एक बार छोड़ोगे तो वो कभी भी रेस्ट में नहीं आएगी, वो कंटिन्यू अपना मोशन मेंटेन किए हुए रहेगी। और कब तक वो मोशन में रहेगी? जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दो। तो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ काफी ज्यादा आसान था और इसी चीज को गैलीलियो ने भी प्रूव करने की कोशिश की थी। गैलीलियो ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कुछ इस तरह का, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा परपेंडिकुलर बना दिया, लेकिन गैलीलियो ने थोड़ा सा टिल्टेड बनाया था। गैलीलियो ने एक सिस्टम बनाया। गैलीलियो ने कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया और ये कुछ इस तरह का था। सॉरी ये थोड़ा सा अजीब है। तो उन्होंने ये बिल्कुल ऐसा सरफेस बनाया जिसके ऊपर फ्रिक्शन बिल्कुल 0 था और यहाँ पे उन्होंने एयर रेसिस्टेंस को भी 0 रखा। तो जब उन्होंने एक बॉल को इस सरफेस पे रोल डाउन किया तो बॉल कंटिन्यू मोशन में थी। लेट्स से ये बॉल है और आप इसको एक सर्टेन हाइट पे ले जाकर छोड़ देते हो तो बॉल, आपको भी पता है पोटेंशियल एनर्जी होने के कारण ये बॉल नीचे आएगी और जब वो बिल्कुल यहाँ पर पहुंच जाएगी इस पॉइंट पे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाएगा, जबकि उसका काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगा, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट वापस से यहां तक का डिस्टेंस कवर करेगी। ये दोनों बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होगा। अगर ये लेट से x हाइट पे होगा तो यहाँ पर भी जमीन से इसका डिस्टेंस x हाइट ही होगा और ये बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में
मूव करेगा। तो गैलीलियो ने भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया, इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट देने की कोशिश की थी। नाउ आपको भी पता है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और कोई भी बॉडी मोशन में तो वो मोशन में रहेगी। तो अगर आप इस फेनोमेना को काफी क्लोज ऑब्जर्व करते हो तो आप देखते हो कि ये फेनोमेना होने के पीछे का रीजन मास है। अगर कोई भी बॉडी के पास मास है तो वो इस फेनोमेना को जरूर फॉलो करेगी। लेट्स से अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास बिल्कुल जीरो है, तो वो ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट वैसे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि जिसका मास जीरो है, लेकिन लेट्स से अगर उसका मास जीरो है तो वो न्यूटन के इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो न्यूटन का जो लॉ है वो मास पे डिपेंड करता है। फर्स्ट लॉ वो मास पे डिपेंड करता है, एंड मास होने के कारण एक ऑब्जेक्ट इनर्शिया जैसी प्रॉपर्टी को शो करता है। नाउ इनर्शिया ये बिल्कुल न्यू टर्म है आपके लिए, क्योंकि ये आपने अभी तक सुना नहीं होगा। तो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, आपको ही पता है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से डिफाइन कर सकूं। नाउ व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज अ प्री एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। सो इनर्शिया जो है कोई भी मैटर का प्री एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है। लेट्स से अगर एक एटम का फॉर्मेशन हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ मास होगा, और मास के होने की वजह से ही उसमें कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा। तो इनर्शिया मास पे डिपेंड होता है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया भी होगा। सो नाउ इनर्शिया को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? तो आप पहले तो उसको बोलोगे कि वो एक प्री एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, कोई भी मास का या कोई भी मैटर का ये प्री एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है। एंड नाउ आपका सेकंड पॉइंट जो होगा, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज को रेसिस्ट करती है। दैट मीन्स इट रेसिस्ट चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सो न्यूटन का जो लॉ है, अगर इनर्शिया कोई भी मैटर में नहीं होता तो न्यूटन का ये जो लॉ है वो कभी वैलिड ही नहीं होता। और न्यूटन का लॉ बिल्कुल इनर्शिया पे बेस्ड है, इसीलिए हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सो गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीजें हम लोग एक ही टर्म को बोलते हैं जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अगर इनर्शिया होगा दैट मीन्स कि वहां मास होगा, और जितना ज्यादा मास होगा मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। मैं अगर आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो लेट्स से आपके पास एक 5 रुपीज का कॉइन है। आपको भी पता है 5 रुपीज का कॉइन काफी ज्यादा हैवी होता है, मोटा सा होता है, और वहीं मैं आपको एक 5 रुपए की जगह 1 रुपए का कॉइन दे दूं, तो मैं एक जगह पर आपको 5 रुपए का कॉइन दी हुई हूँ और एक 1 रुपए का। तो आपको बताना है कि किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो आपको ही पता है 5 रुपए के कॉइन की मास ज्यादा है, जबकि 1 रुपए के कॉइन का मास कम है। तो आपको पता है कि मास डिपेंड होता है इनर्शिया पे, जिसके कारण 5 रुपए का जो कॉइन है उसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा, और जिसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा वो ज्यादा रेसिस्ट करेगा चेंज को। तो अगर आप इस पे चेंज करना चाहेंगे तो अगर आप इस पे फोर्स दोगे तो आपको काफी ज्यादा फोर्स देना होगा, जबकि आप 1 रुपए वाले कॉइन को अगर फोर्स देना चाहोगे तो आप उसको तुरंत फोर्स देके मूव कर लोगे, लेकिन इनर्शिया ज्यादा होने के कारण आप इसको मूव नहीं कर पाओगे जब तक आप इसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इसके इनर्शिया को ओवरकम ना कर जाओ। तो जो हमारा इनर्शिया होता है वो मास पे डिपेंड होता है, और जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, और जितना कम मास होगा उतना ही कम इनर्शिया भी होगा। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब हम लोग एक यूनिफॉर्म मोशन को अटेंड कर लेते हैं, लेट्स से यहाँ पर एक मैं साइकिल को राइड कर रही हूँ, लेट्स से ये हमारा साइकिल है और मैं इसको राइड कर रही हूँ, लेट्स से ये इस डायरेक्शन में। देन आफ्टर सम टाइम जब आप एक यूनिफॉर्म मोशन को अटेंड कर लेते हो, देन फिर भी वो कुछ देर जाने के बाद रुक जाता है। ये 5 किलोमीटर तक गया और फिर रुक गया। तो 5 किलोमीटर जाने के बाद ये कंटिन्यू मोशन में क्यों नहीं रहा? आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। तो जब आप रोड पे चलते हो तो रोड आपके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है। साइकिल का जो व्हील होता है जब वो रोड पे रोल डाउन होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इफेक्ट होता है रोड से, और अपना काइनेटिक एनर्जी जो आपका बाइसिकल होगा वो धीरे धीरे लूज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। जब आप बहुत तेज साइकिल चला लो और उसके बाद आप उसके चक्के को छूओगे तो वो बिल्कुल गर्म होगी। एंड थोड़ा बहुत वहां पर एयर रेसिस्टेंस भी होता है। जब आप काफी तेज साइकिल चलाओगे आप एक यूनिफॉर्म मोशन को तो अटेंड कर लोगे, लेकिन वहां पर एयर रेसिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा। तो आपकी मैक्सिमम एनर्जी
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एयर रेसिस्टेंस को ओवरकम करने में चली जाएगी, जिसके कारण एक बॉडी के पास जो मोशन होगा वो फर्दर कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। आप एक बॉडी को रेस्ट में रख सकते हो और एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रख सकते हो, और आप उसके स्टेट को तभी चेंज कर सकते हो जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरह से समझ आ गया। एंड नाउ हम लोग इसके कुछ और भी टर्म्स हैं, हम लोग उसको समझ लेते हैं। जैसे कि इनर्शिया, तो मैंने इनर्शिया पिछले ही स्लाइड में आपको समझा दिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो इनर्शिया कितने टाइप की होती है? तो इनर्शिया 3 तरह की होती है। पहला इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन, और तीसरा इनर्शिया एट डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? सो इनर्शिया का मतलब इनएबिलिटी ऑफ चेंज। सो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और वो अपने आप मोशन में नहीं आ सकती, तो वहां पर इनर्शिया एट रेस्ट वर्क कर रहा होगा, और उसी को हम लोग इनर्शिया एट रेस्ट भी बोलते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वजह से ही वो बॉडी रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर पा रही है। नाउ इनर्शिया एट मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो अपने मोशन को मेंटेन रखना चाहता है, वो कंटिन्यू रखना चाहता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन को कंटिन्यू रख पाता है। एंड देन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर आपको ये पता है जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो वो अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो इनएबिलिटी किस वजह से? तो वो इनर्शिया एट डायरेक्शन की वजह से। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके नेम से ही आपको इन तीनों का डेफिनेशन और इन तीनों का मतलब समझ आ गया होगा। जैसे कि रेस्ट, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में तो वो किस वजह से? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। कोई भी बॉडी मोशन में और अपने मोशन को कंटिन्यू रखना चाहती है, मतलब दैट मीन्स कि वो अपने मोशन के स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहती है, तो वो इनर्शिया एट मोशन की वजह से ऐसा कर पा रही है। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो कि आपका लास्ट वन है। नाउ इस टॉपिक में आपको कुछ ज्यादा इससे पढ़ना नहीं है। अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर आपके पास एक छोटी सी गाड़ी है, लेट्स से आपके पास साइकिल है जिसका मास मे बी 20 kg होगा, एंड देन आपके पास एक बाइक है और उसका मास 70 kg होगा। सो आप मुझे बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? तो आपको ये पता है इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास पर। तो मास सबसे ज्यादा इसका है, बाइक का है, तो मास सबसे ज्यादा बाइक का है, जिसके कारण आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा इनर्शिया बाइक के पास ही है, और सबसे ज्यादा चेंज को रेसिस्ट भी करेगा तो बाइक ही करेगा। अगर आप साइकिल को फोर्स अप्लाई करते हो, साइकिल पे फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो तुरंत ही कुछ टाइम रेसिस्ट करने के बाद मोशन में आ जाएगा। जबकि आप बाइक पे फोर्स अप्लाई करते हो तो वो चेंज को बहुत ज्यादा रेसिस्ट करेगा, वो बहुत जल्दी मोशन में नहीं आएगा, वो कुछ टाइम लेगा और उसके बाद वो मोशन में आएगा। ऐसा नहीं है कि बाइक को आप मोशन में नहीं ला सकते, भले ही इसका इनर्शिया ज्यादा है, लेकिन आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करके इसको भी मोशन में ला सकते हो। तो फोर्स अप्लाई करने का जो रीजन है वो यही है कि आप कोई भी बॉडी को रेस्ट में ला रहे हो और रेस्ट से मोशन में ला रहे हो। नाउ एक एग्जांपल देख लेते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा, तो उसके कुछ जो जनरल फेनोमेना है, जैसे कि मैं आपको हमेशा से बोलती आई हूँ, फिजिक्स को आप अपने डे टू डे लाइफ में देखो, नोटिस करो, क्योंकि जो हमारा पूरा फिजिक्स है वो हमारे डे टू डे लाइफ से ही बना हुआ है। जैसे कि अगर आपके बगल से कोई साइकिल पास होती है तो आप बोल सकते हो कि वो मोशन में, आप उसको देखते हो, आप उसको ऑब्जर्व करते हो। तो इसी तरह से जब आप किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हो या फिर आपके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, आपके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, आपके ऊपर एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इन सारी चीजों को फील करो, क्योंकि आपके सराउंडिंग्स में जितने भी फेनोमेना हो रहे हैं अगर आप उनको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपके लिए फिजिक्स काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। सो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ। आप हो सकता है कई सारे फेयर्स होते हैं जिसको कि हम लोग हिंदी में मेला बोलते हैं। अगर आप मेला घूमने जाते हो तो वहां पर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं, और वो एक ग्लास रखे हुए होते हैं और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखे हुए होते हैं। कार्डबोर्ड मतलब एक कूट या फिर एक हार्ड जो पेपर आता है जिसको कि आप यूज करते हो, जैसे कि कॉपी का जो फर्स्ट वाला पेज होता है, पेज नहीं मतलब जो कवर पेज होता है, उसको हम लोग कूट बोलते हैं या फिर कार्डबोर्ड बोलते हैं। और उसके ऊपर एक कॉइन होता है और वो इस कॉइन को पानी में गिरा देते हैं बिना इसको टच किए हुए। तो वो लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हैं। जैसे कि ये कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन है तो कॉइन अभी रेस्ट में है और ये कार्डबोर्ड भी बिल्कुल रेस्ट में और ग्लास भी रेस्ट में, और जैसे ही आप जब उनको नोटिस करते होगे तो वो कॉइन को टच भी नहीं करते, वो सिर्फ कार्डबोर्ड पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो आप जब कार्डबोर्ड पे फोर्स अप्लाई करोगे तो कार्डबोर्ड मोशन में आ जाएगी, जबकि
ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये जो कॉइन है, ये तो रेस्ट में ही रहेगी क्योंकि आपने इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया, तो ये अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगी। इसका जो इनर्शिया है वो चेंज को होने नहीं देगा। और जो नीचे का ग्लास है ये भी रेस्ट में होगा, ये भी चेंज नहीं करेगा। न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में ही रहना चाहता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है। तो जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही होने के कारण यहाँ से कार्डबोर्ड जब हट जाएगा तो वो कॉइन ग्लास में गिर जाएगी। तो ये काफी नोन फेनोमेना था। मैं आपको कुछ और फेनोमेना बताने की कोशिश करती हूँ। आप जब देखते होगे कि जब काफी ज्यादा जो पर्दा होता है वो गंदा हो जाता है तो हम लोग उसको एक स्टिक ले लेते हैं और उसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक करते हैं। तो लेट्स से ये कर्टेन है हमारा और कर्टेन के ऊपर डस्ट पार्टिकल है। तो जो ये कर्टेन का जो डस्ट पार्टिकल है, जब आप इस पे स्ट्राइक करोगे तो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रहेगा, जबकि ये कर्टेन मोशन में आ जाएगा। और मैं इसका एक बना देती हूँ, कुछ इस तरह का हो जाएगा। स्टिक से जब आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया तो ये जो कर्टेन था वो मोशन में आ गया, जबकि यहाँ पर जितने भी और पार्टिकल होंगे वो सारे रेस्ट में रह गए, जिसके कारण जितना भी यहाँ पे डस्ट पार्टिकल था वो फॉल डाउन हो जाएगा। और ये हमारा जो डेली एप्लीकेशन में भी यूज होता है। और उसी तरह से रुए की जो धुनाई होती है उसका भी कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। जब आप बस पे ट्रेवल करते हो तो अचानक से बस जब स्टार्ट हो जाती है तो आप पीछे की तरह एक धक्के को फील करते हो, आप बिल्कुल पीछे की तरफ गिर जाते हो, क्योंकि आपका जो बॉडी है, लेट्स से ये आप बैठे हो तो आपका बॉडी बिल्कुल रेस्ट में है और बस के कांटेक्ट में हो आप। लेट्स से ये बस है तो बस के कांटेक्ट में हो और बस अचानक मोशन में हो जाती है, और मोशन में होने के कारण बस आगे मूव करने लगती है और आपका बॉडी का जो टेंडेंसी है वो तो रेस्ट में रहने का है, तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है, जिसके कारण कि आप पीछे की ओर बैकवर्ड फेल हो जाते हो। नाउ ऐसा ही होता है जब कोई भी बॉडी सडनली रुक जाती है। अगर कोई भी बस आप ट्रैवल करते हो और वो बस अचानक से रुक जाती है तो आप आगे की तरफ गिर जाते हो, क्योंकि उस टाइम आपके बॉडी का जो टेंडेंसी होता है वो मोशन में होने का होता है। एक बार जब बस स्टार्ट हो जाती है, वो मोशन में आ जाती है, तो आपका भी बॉडी भी चाहने लगता है कि वो कंटिन्यू मोशन में ही रहे, वो रेस्ट में नहीं आना चाहता। लेकिन जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो आप इसके व्हील पे सडनली फोर्स अप्लाई करते हो, जिसके कारण ये व्हील अचानक से रुक जाती है। और व्हील के अचानक रुक जाने पे जो आप मोशन में होते हो वो कंटिन्यू आगे की ओर मूव कर जाते हो। तो आप ये सारे फिनोमेना को देखकर बोल सकते हो कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो हमारे सराउंडिंग्स में भी वर्क करता है। अगर न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ नहीं होता तो आप आगे की ओर या फिर पीछे की ओर फेल डाउन नहीं होते। अगर आप चौथा एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो लेट्स से ये एक पेड़ है, सॉरी ये आदमी जैसा लग रहा है, तो लेट्स से ये पेड़ है और जब आप इसके स्टेम को कंटिन्यू फिगरसली मूव करते हो तो ये मोशन में आ जाती है, जबकि इसके लीव्स और जो पत्ते होते हैं वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, जिसके कारण ये डिटैच हो जाते हैं अपने स्टीम से, और जितने भी पत्ते और फ्लावर्स, फूल जितने भी होते हैं, फ्रूट, ये सारे फेल डाउन हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो मैंने आपको ये कुछ एग्जांपल्स इसलिए बताएं क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप डे टू डे लाइफ में कैसे ऑब्जर्व करते हो ये लिखना जरूर आता है। तो आप ऐसे 5-6 पॉइंट लिख सकते हो। तो मैं इनर्शिया पढ़ा चुकी हूँ आपको और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा चुकी हूँ, जबकि इस टॉपिक में तो हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ने वाले थे। तो फोर्स कैसे रिलेटेड है इन दोनों टॉपिक से, तो मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ जो कि आपको बताएगा कि फोर्स कैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेट करता है। देन फोर्स इज समथिंग which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion. Now, मैंने फोर्स के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि फोर्स एक ऐसा चीज है जिसको कि आप देख नहीं सकते, लेकिन फोर्स के कारण हुई चीजों को आप देख सकते हो। जितने भी फेनोमेना होते हैं जो कि फोर्स की वजह से होते हैं, आप उसको देख सकते हो। नाउ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? आपने अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है एंड नाउ मैं आपको मोमेंटम पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि जब आप न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ोगे तो मोमेंटम टर्म का काफी ज्यादा यूज आएगा। तो मैं इसीलिए आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ मोमेंटम के बारे में। नाउ अगर एक बॉडी है, लेट्स से ये एक बॉल है, बॉल ए, और ये कुछ वेलोसिटी के साथ, कुछ भी वेलोसिटी, लेट्स से v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। नाउ इसका मास जो है वो m होगा। नाउ मोमेंटम इज समथिंग इन अ बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। जब वो मोशन में होता है तो मोमेंटम अपने आप ही एक बॉडी में आ जाता है। जैसे कि अगर एक बॉडी मूव कर रहा होगा तो उसके पास मास भी होगा और उसके पास वेलोसिटी भी होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बॉडी बिना मास के होगा, और जब वो मूव करेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर होगी। तो जो मोमेंटम होता है
वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पर मास को कांस्टेंट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिक कर दूं कि यहाँ पर मास 1 kg होगा, मतलब मैं बता देती हूँ कि मास अब कहीं पे भी हो जाए। लेट्स से यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे है तो इसका मास 1 kg है, तो आगे के कहीं भी पॉइंट पे मास इसका चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट टर्म मैं फिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पर मास को अगर फिक्स कर दूंगी तो आप देख सकते हैं मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी के। दैट मीन्स कि अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, और ये दोनों बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट आपको मैथमेटिक्स में दिखेगा। जैसे कि आप टाइम वर्क के एक चैप्टर कर आता है मैथमेटिक्स में, जिसमें कि आपको ये काफी अच्छे से समझाया जाता है। अगर कोई भी चीज, अगर दो वैल्यू है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेट्स से एक x है और एक y है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो अगर x बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि x के बढ़ने से अगर y घट रहा है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप टाइम वर्क का चैप्टर पढ़ोगे मैथ में तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट जरूर यूज होगा। नाउ जो मोमेंटम है उसको हम लोग ऐसे p से डिनोट करते हैं, स्मॉल p। तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, दैट मीन्स मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। नाउ अगर मैं बोल दूं कि बॉडी जो है वो अगर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने वाला है और वो होल डिस्टेंस में अपना जो वेलोसिटी है वो मेंटेन रखेगा, लेट्स से वो 1 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी मेंटेन रखेगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। तो जो हमारा मोमेंटम है वो मास पे डिपेंड कर जाएगा। अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, और अगर मोमेंटम घटेगा तो मास भी घटेगा। अगर यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूं, लेट्स से यहाँ पर 1 kg का ये ऑब्जेक्ट था, तो मैं अगले बार 10 kg का ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ। ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है और अब अगर ये मूव करता है तो इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने मास को इंक्रीज कर दिया है तो इसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो जो हमारा मोमेंटम है उसका फैक्टर भी यही दोनों है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा, मैं एक पॉइंट बना देती हूँ, वेलोसिटी इंक्रीज देन मोमेंटम विल ऑल्सो इंक्रीज। इफ मास of the body increase, then momentum will also increase. Now अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर उसका वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका वेलोसिटी जनरल सी बात है कि वो जीरो होगा। तो यहाँ पर मोमेंटम भी उस बॉडी का जीरो हो जाएगा। मतलब कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसका जो मास होता है और उसका जो वेलोसिटी होता है, अगर आप उसको इनटू कर देते हो तो आपका सिंपली मोमेंटम निकल जाता है। लेकिन एक बॉडी वो रेस्ट में है तो उसका ना तो वेलोसिटी होगा, बस आपके पास उसका मास होगा। तो मास तो इनर्शिया से डिपेंड होता है, तो वो तो इनर्शिया का टर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मोमेंटम निकालना है तो आपको वहां पर वेलोसिटी भी लेनी होगी, और यहाँ पर आपको वेलोसिटी जीरो कर दी गई है, तो इस केस में जो आपका मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। नाउ मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। अब आप पूछोगे कि अगर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, लेट्स से इसका वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, जो ईस्ट का डायरेक्शन है, ईस्ट और ईस्ट में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं यहाँ पे नॉर्थ लिख देती हूँ। लेट्स से ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है, क्यों, इसीलिए उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स जो इसका डायरेक्शन होगा इज इन the direction of the velocity। तो ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। नाउ इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मास का एसआई यूनिट होता है केजी, और वहीं वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो अगर आप मोमेंटम का एसआई यूनिट लिखना चाहोगे तो केजी मीटर पर सेकंड, आप ये भी लिख सकते हो, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, केजी मीटर, और आप सेकंड को -1 करके भी लिख सकते हो। तो ये हमारा एसआई यूनिट होता है। सो आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या मोमेंटम हर बॉडी में होता है? तो हाँ, जब कोई भी बॉडी मोशन में होता है तो मोमेंटम उसमें जरूर होता है। तो एवरी मूविंग बॉडी पसेस मोमेंटम, और जितना भी रेस्ट होता है ऑब्जेक्ट वो उसके पास मोमेंटम नहीं होता है। तो आई होप आपको मोमेंटम नाउ क्लियर हो चुका है, और मैंने ये भी बता दिया कि ये दोनों मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो
तो फिर भी मोमेंटम बढ़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों फैक्टर एक साथ इंक्रीज कर जाए, लेट्स से यहाँ पर ये तो 1 kg का मास था और आपने अगर 10 kg का मास लिया और यहाँ पर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड थी, तो आपने वेलोसिटी को भी इंक्रीज कर दिया और लेट्स से आपने 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी रख दिया, तो यहाँ पर मोमेंटम तब भी इंक्रीज करेगा। नाउ ये एक बिल्कुल न्यू टर्म है, इम्पल्स। सो व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो आप लिख सकते हो इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो ये जो फोर्स होता है और ये जो टाइम होता है, अगर काफी शॉर्ट टाइम के लिए लगे तो जो इम्पल्स होता है वो बिल्कुल क्विक एक्शन होता है। जैसे कि अगर आप किसी को एक लपड़ जोर से मार दो तो आप काफी कम टाइम में एक लपड़ मार दोगे और आप उस कम टाइम में भी काफी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे ताकि सामने वाले को जोर से चोट लगे। अगर आप किसी को धीरे से मार रहे हो तो आप वहां पर अगर टाइम को कम लेते हो, टाइम को ज्यादा लेते हो, तो जो हमारा इम्पल्स है वो भी कम जाएगा, जिसके कारण उसको चोट भी कम लगेगी। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड होगा। आप इम्पल्स का यूज जब एक कराटा प्लेयर जो होता है, जो कराटा जिनको आती है, वो इम्पल्स का यूज करते हैं। वो काफी शॉर्ट टाइम में काफी ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं। और भी कई सारे फेनोमेना है, जैसे कि आप किसी को थप्पड़ मारते हो तब भी आप इम्पल्स का यूज वहां पर देख सकते हो। तो कुछ ये जनरल फेनोमेना है जो हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में होती रहती हैं, वहां पर आप इम्पल्स के फेनोमेना को देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड यहाँ पर हमारी कुछ फैसिलिटीज हैं, जैसे कि आप JR की साइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो और वहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ यहाँ पर एडिशनल कोर्सेज भी हैं जिसको कि आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर इनरोल करके वहाँ से सीख सकते हो और पढ़ सकते हो। लाइक वहाँ पर पेड सर्विसेज भी हैं, फ्री सर्विसेज भी हैं, तो जिसकी वजह से आपको एडिशनल कोर्सेज कुछ फ्री भी मिल जाएंगी और कुछ पेड भी मिलेंगी। नाउ जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो भी कुछ पेड हैं और कुछ अनपेड हैं, जो कि फ्री हैं बिल्कुल, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। और एकेडमिक कंसल्टेंसी, आप इस फैसिलिटीज का भी यूज कर सकते हैं। आपके एकेडमिक्स में जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपकी जो भी क्वेरी होंगी, वो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको हम लोग सॉल्व करें। देन 1-to-1 लाइव सेशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी फैकल्टी से इंटरैक्ट होना है, अगर आपको उनसे बातें करनी है, आपको अपने डाउट को बिल्कुल लाइव सॉल्व करना है, तो आप 1-to-1 लाइव सेशन को ज्वाइन करें। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है हमारे टीम के द्वारा, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी फैकल्टीज हैं, उनसे बिल्कुल सामने से इंटरैक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारी फैकल्टी आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करती है। और हमारा जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, जैसे कि वहाँ पर कंप्यूटर के आपको रेगुलर क्लासेस मिलते हैं, देन वहाँ पर मैथमेटिक्स, साइंस और भी काफी सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस होते रहते हैं। सो थैंक यू। I will come up with the next lecture of this chapter. Till then, bye bye.